खेलों के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बीच छिपी होती हैं बारीकियां। इन बारीकियों को लेकर आता हूं मैं अजय कुमार आपके लिए मिस्टर एनालाइजर। मिस्टर एनालाइजर में जिन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसका विश्लेषण करेंगे, सबसे पहले आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के खेल की इस जंग की। यह जंग मैदान पर नहीं होती, ये जंग क्रिकेट के पिच पर नहीं होती, ये हर भारतीय और हर पाकिस्तानी के दिल पे होती है। इस जंग की बात करेंगे। फिर बात करेंगे 3 राज्य ऐसे हैं जहां गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर चल रहा है, यानी कि सरकार और राज्यपाल के बीच के मतभेद इतने गहरे और प्रखर होते जा रहे हैं कि अब उसके बारे में विश्लेषण करना आवश्यक होता जा रहा है। फिर हम बात करेंगे आखिर फ्योरो क्योरो की नई दुनिया क्या है। जी हां, हम बात करेंगे क्लियोपैट्रा की। क्लियोपैट्रा आज भी हर दुनिया के हर किसी के जहन में एक सुंदर रानी की तरह ही नहीं है, बल्कि उनसे जुड़ी कई दंत कथाएं हैं, कई मान्यताएं हैं। इनके बारे में चर्चा करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के युद्ध के नारे के जवाब में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैसे शंखनाद किया है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं आज भारत ने जो शर्मनाक हार देखी है, वो अपने आप में हर भारतीयों के दिल को कहीं ना कहीं उदास कर गया। इसमें कोई शक नहीं है कि हर किसी की उम्मीद यही थी कि T20 वर्ल्ड कप में इस बार भारत का सामना पाकिस्तान से होगा और पाकिस्तान की टीम भारत से एक बार पहले हार चुकी है इसी T20 विश्व कप चैंपियनशिप के दौरान, तो दोबारा भी भारत को ऐसा करने का मौका मिलेगा। और ऐसे में हर हिंदुस्तानी के दिल के अंदर एक जो दबी ख्वाहिश होती है कि क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान की शिकस्त, यह ख्वाहिश अधूरी रह गई। लेकिन जनाब, इस ख्वाहिश के साथ हालांकि हर किसी के दिल में कसक है, लेकिन कुछ एक चीजें जो ट्विटर पर और अन्य जगहों पर मैंने पढ़ी, उनमें एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जो अभी आपके सामने इस विश्लेषण से पहले करना चाहता हूं। एक ट्विटर पर किसी व्यक्ति ने लिखा कि भाई, इससे पहले कि आप फाइनल मैच में हारें, हारना है तो आज ही हार जाओ। और हुआ यही, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त पाई तो उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन अगर 13 तारीख को पाकिस्तान के मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ता तो पूरे हिंदुस्तान में हर किसी के दिल के भीतर यह कसक होती कि हम पाकिस्तान से हार गए। और इसीलिए आज यह विश्लेषण आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि T20 का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है भारत के लिए। T20 का अस्तित्व ही पूरे दक्षिण एशिया के लिए खत्म हो जाता है, दरअसल पूरे क्रिकेटिंग दुनिया के लिए खत्म हो जाता है अगर मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में न हो। अगर फाइनल की भिड़ंत में भारत और पाकिस्तान आमने सामने पिच पर नहीं हो तो क्रिकेट की दुनिया में कोई शोर शराबा होता ही नहीं है। अब इस बार का ही आप देख लीजिए, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मैच होगी। जाहिर सी बात है, जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो इस मैच को जरूर देखेंगे, लेकिन जो नहीं हैं उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। इस फाइनल को भी क्रिकेट प्रेमी 1992 के विश्व कप के रिटर्न के तौर पर देख रहे थे। 1992 में पाकिस्तान के कैप्टन इमरान खान थे, जो अभी पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान। इस बार पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम हैं। 1992 में इंग्लैंड की अगुवाई ग्राहम मूच कर रहे थे और इस बार कॉमन जॉस बॉल्टर, इनके हाथ में कमान जो है वो जॉस बॉल्टलर के हाथ में है। तो कुल मिलाकर यही बात होती दिख रही है, लेकिन खबर यह है कि भारत फाइनल में नहीं पहुंच पाया है। अब भारत के जो व्यूअरशिप है, जिस पूरे मैच की जो व्यूअरशिप है दुनिया भर में, इसका कितना असर पड़ेगा ये अब आपके सामने हम विश्लेषण कर रहे हैं। जब भी क्रिकेट मैच होता है उसमें सबसे बड़ा टेलीविजन राइट्स का हिस्सा होता है, और अगर किसी भी क्रिकेट मैच में भारत फाइनल में ना पहुंचे जनाब, तो टेलीविजन देखने वालों की संख्या नगण्य हो जाती है। और जो कमाई होती है आईसीसी की और उसके साथ साथ तमाम क्रिकेटिंग राइट्स के आधार पर, जो टेलीविजन राइट्स के आधार पर जो कमाई होती है, वो कमाई आधी से भी कम हो जाती है। और अगर ये मैच, कोई भी फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में हो, तो फिर तो ऐसा लगता है जैसे कि लॉटरी निकल जाती है। भारत या पाकिस्तान या दोनों देश जब किसी भी मैच में आमने सामने होते हैं तो एक अलग ही दीवानगी दिखाई देती है। इस दीवानगी को अगर हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहें तो ये कुछ पुराना फुटेज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं।
जिसे देखकर आप समझेंगे कि भारत और पाकिस्तान के मैच का रोमांच क्या होता है। हिंदुस्तान से हारने पर पाकिस्तान में टीवियां फोड़ दी जाती हैं। अभी आप देखिए, हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं। भारत जब वहां पर खेल रहा होता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब होता है मैच, तो इस तरह से बातें होती हैं। अगर भारत के मुकाबले पाकिस्तान मैच हार जाता है तो खिलाड़ियों को ऐसा लगता है जैसे कि गालियां तो बहुत कम पड़ती हैं, लोग का बस चले तो सड़क पर निकालकर उनकी धुनाई तक कर दें। स्टेडियम के बाहर पाकिस्तान के फैंस एकदम असमंजस हो जाते हैं, असहज हो जाते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच सिर्फ एक मैच नहीं होता, ये दोनों देशों की राष्ट्रीय भावनाओं का मुकाबला है, ये टक्कर है साहब। इट्स नॉट ओनली द गेम, इट्स द फाइट ऑफ द प्राइड ऑफ द नेशन। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच आईसीसी के किसी भी इवेंट में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले मैच होते हैं। ये आइए आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीर। देखिए, ये व्यक्ति पाकिस्तान ने जब मैच हारा था, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच का जो मैच हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने भारत के सामने शिकस्त हासिल की थी। और ये पाकिस्तान के फैन हैं साहब, जिन्होंने अपना टीवी फोड़ डाला था। ये और देखिए, कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जूते मारे जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं और आपस में मारपीट भी आती है। ये है भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच का क्रेज। ये तस्वीरें जी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बैटिंग कर रहे हैं और बैटिंग करके पाकिस्तान मैच जीतेगा। पहले ओवर में लगा कि बाबर भाई 1 सेकंड के लगा आउट हो गए, मेरा तो बीपी लो हो गया, शुक्र है बच गए। बंदा क्या मैच देखे तो 2 ओवर तो तबीयत ठीक करने में लग जाते हैं। आ रही हो, 1 विकेट रह गई, अब मैं खुद जाऊंगा। मैं खुद लेके आए यार, इसको पानी दे, ठीक हो जाएगा सब कुछ। बड़े हालात खराब लग रहे हैं। बाबर पे आउट हो गया, रिजवान पे आउट हो गया, मेरी तो तबीयत बड़ी खराब हो गई है। मैंने कहा मुझे ले जाओ किसी एम्बुलेंस के पास, ले जाओ, दुआ करें हम जीत जाए। उठाओ यार, दुआ करें हम जीत जाए। बीपी मेरा बड़ा लो हो गया। आज थोड़ा सैड है लेकिन कोई गल नहीं, फाइनल कट्टे थैंक यू। आज भी बड़ा अच्छा आपने परफॉर्म किया, गुड टू सी यू। इंशाल्लाह फिर फाइनल में मुलाकात होगी आप। जी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह बैटिंग कर रहे हैं और बैटिंग। ये देखिए, ये है पाकिस्तान के कई मीडिया सर्किट्स में चलने वाली वीडियो जो अभी हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। ये आलम होता है जब हिंदुस्तान के हाथों पाकिस्तान को शिकस्त झेलनी पड़ती है। लोग अपना गुस्सा हर तरीके से निकालते हैं। यह गुस्सा दरअसल देश के विरुद्ध नहीं है, लेकिन जब आप राष्ट्रीय अस्मिता को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो चाहे कोई हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, अपनी टीम को हारता कोई देखना पसंद नहीं करता साहब। ये जंग नहीं होती, ये दिलों की तकरार होती है और ये तकरार दिलों तक ही रह जाती है, कभी मोर्चे तक नहीं पहुंचती। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच अब नहीं है, जाहिर से बात है। T20 के फाइनल में अब इंग्लैंड और पाकिस्तान भिड़ेंगे। आईसीसी के लिए यह बड़ा इवेंट होता अगर फाइनल में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होते, लेकिन अब भारत नहीं पहुंचेगा। ऐसे में जो विज्ञापन पर असर पड़ेगा यह भी जरा देख लीजिए। विज्ञापन की दरों में 15 से 20% का इजाफा हो जाता है अगर भारत और पाकिस्तान किसी भी मैच के फाइनल्स में पहुंच जाए। इसका पूरा अर्थशास्त्र दर्शकों की दीवानगी से जुड़ा हुआ है। बार्क पे जो व्यूअरशिप के जो डेटा आते हैं, जो उसका सर्वे है, यह बताता है कि आईसीसी के किसी भी इवेंट में जितने दर्शक आईसीसी के मैच को देखने के लिए आते हैं, उससे अगर भारत और पाकिस्तान के बीच के मैच की तुलना की जाए तो भारत और पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए 35 से 40% एक्स्ट्रा दर्शक आ जाते हैं साहब। सब लोग बाकी सबको छोड़ देते हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच है, इन दोनों देशों में सब लोग सिर्फ क्रिकेट देखते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ग्रुप स्टेज मैच को स्टेडियम में 90,000 दर्शक देखते हैं, लेकिन आप सोचिए हॉटस्टार जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर
तकरीबन 2 करोड़ लोग मैच को देखते हैं और यह रिकॉर्ड बन जाता है। पूरी दुनिया में 9 करोड़ लोग हैं जो मैच देखते हैं, लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो एक ऐप के जरिए 2 करोड़ लोग मैच देख लेते हैं। आप जरा सोचिए दीवानगी किस हद तक होती है। दर्शकों की चाहत यही होती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी तरीके से मुकाबला हो जाए साहब। सेमीफाइनल में सब किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके भारत और पाकिस्तान को पहुंचाना चाहते हैं और इसमें विज्ञापन करने वाली कंपनियों की भी पूरी टोली लगी पड़ी रहती है। वो भी ये देखते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच है तो इसमें अपने स्लॉट पहले बुक कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यूअरशिप इसे में मिलेगी। सारे दर्शक टीवी देख रहे होंगे और हर कोई मैच देख रहा होगा। इसके बीच में अपने प्रोडक्ट का कैंपेन डालिए, लोग आपको देखेंगे जरूर। आप सोचिए आमतौर पर क्या स्थिति होती है। हर 10 सेकंड के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए फीस दी जाती है विज्ञापन के लिए, लेकिन जैसे ही यह मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि पैसे का कोई मोल ही नहीं है। आप 20 लाख रुपए तक खर्च करने को तैयार हो जाते हैं विज्ञापन देने वाली ये तमाम कंपनियां। इस मैच को देखते हुए पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने यहां तक कह दिया था कि अगर इस बार के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी तो यह मैच फीफा वर्ल्ड कप को भी पीछे छोड़ देगा। आप सोचिए, फीफा वर्ल्ड कप दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखा जाता है। एनबीए जो बास्केटबॉल के मैचेस हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप लेते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान का मैच एक तरफ कर दीजिए, फीफा और एनबीए मिलाकर एक तरफ कर दीजिए, इसके बाद भी भारत और पाकिस्तान के मैच बहुत ज्यादा पैमाने पर लोग देखते हैं। तो आखिरकार ये दीवानगी क्यों है? ये दीवानगी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि इन दोनों देशों के लोगों को राष्ट्रीयता और अपना राष्ट्र प्रेम क्रिकेट की पिच पर दिखाई देता है। सुपर 12 स्टेज पर T20 विश्व कप के कुल 42 मैच खेलते हुए जो दर्शक अभी तक देखने को आए थे वो तकरीबन 5,90,000 दर्शक थे और ये अभी तक स्टेडियम में पहुंचे। इनमें से केवल 2,82,000 दर्शक हैं जो भारत के 4 मैच में पहुंचे थे। यानी भारत के मैच को देखने के लिए कितनी बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया में लोग पहुंच रहे थे, ये हम आपके सामने आंकड़े बता रहे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत के दर्शक आईसीसी के लिए कितने अहम हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच में सुपर 12 के मैच के टिकट के केवल 5 मिनट में बिकने की तमाम गुंजाइशें हो जाती हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने 4,000 स्टैंडिंग टिकट लॉन्च किए थे, वो भी सेकेंडों में खत्म हो गए जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था। भारत और पाकिस्तान का मैच हर स्तर पर एक नोकझोंक और तनातनी से भरा हुआ मैच होता है। अब कुछ पुराने उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के मैच में जावेद मियांदाद की यह फुटेज आज तक कोई नहीं भूल पाया, जब वो किसी बंदर की तरह अचानक पिच पर कूदने लगे थे। दरअसल कहा गया कि भारतीय विकेटकीपर किरण मोरे बार बार अपील कर रहे थे, जिससे आजिज आकर मियांदाद ने अपना आपा खोया और बंदर की तरह इस तरह से उछलने लगे। यह भारत और पाकिस्तान का मैच है साहब, इसमें हर तरह की दीवानगी जायज है। दूसरा वाकया अमीर सोहेल और भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद का। पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा था और रन लेते वक्त गौतम गंभीर शाहिद अफरीदी से टकरा गए। उसके बाद तो मामला इतना गर्म हो गया कि लगा पिच पर ही दे दनादन हो जाएगा। उसके बाद अंपायर और कैप्टन के बीच में बचाव करने के बाद मामला शांत हुआ। देखिए तस्वीर एक बार फिर से। शाहिद अफरीदी को धचका भी लगा। गौतम गंभीर जो है वो आंखों में आंखें डाल के बात करना चाह रहे हैं। अफरीदी उनसे आर्गुमेंट। जबरदस्त। अब देखिए आप, अफरीदी जानबूझकर बीच में खड़े थे, जिसकी वजह से गौतम गंभीर ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। अफरीदी भी कहा झुकने वाले थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच में जबरदस्त बातचीत और बदकही हुई। लेकिन साहब ये जज्बा है भारत और पाकिस्तान के बीच के मैच का, और इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का मैच हर मामले में सिर्फ एक बात कहता है, ये विशुद्ध एंटरटेनमेंट है, टोटल एंटरटेनमेंट। अब आपको हम ये भी दिखाते हैं कि किस तरीके से विश्व क्रिकेट को बीसीसीआई और टीम इंडिया ही नहीं बल्कि भारतीय प्रशंसक भी एक अलग नजरिए से देखते हैं।
ये हम आपको अब दिखा रहे हैं कि पिछले T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के मैच को सिर्फ कितने लोगों ने देखा, ये आप जरा अंदाजा लगाइए। 16 करोड़ 70 लाख लोगों ने इस पूरे मैच को देखा था। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि T20 मैच में इसके कितने जबरदस्त दर्शक हैं। वैश्विक क्रिकेट को बीसीसीआई और टीम इंडिया ही नहीं बल्कि भारतीय प्रशंसक भी चला रहे हैं। इसे समझने के लिए आपको 2019 की कहानी को समझनी होगी। इंग्लैंड में हुए 2019 विश्व कप के मेजबान टीम के फाइनल में पहुंचने के बावजूद भारतीयों ने 70% मैच टिकट खरीद ली थी। भारतीय टीम आशा के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई और सेमीफाइनल में बाहर हो गई। इसके बाद न्यूजीलैंड के प्रशंसक लायंस के आसपास भारतीयों ने टिकट देने की गुहार लगाते हुए दिखाई दिए। ये तमाम बातें हमने आपके सामने रखी। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये अपने आप में बड़ा रोचक मामला हो जाता है, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है। आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ एक राज्यों ने यह तय कर लिया है कि उनकी राज्य सरकारें राज्यपाल के खिलाफ अपने मोर्चे को लगातार खोलकर ही नहीं रखेगी बल्कि उसे और ज्यादा तेज बनाती जाएगी। तमिलनाडु में जहां डीएमके की सरकार राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग कर रही है, वहीं तेलंगाना में राज्यपाल ने अपना फोन टैप होने का शक जाहिर कर दिया है। जबकि केरला की सरकार केरल के राज्यपाल के खिलाफ एक बिल लाने की तैयारी कर रही है जिसमें उनके अधिकारों को कर्टेल करने की बात है। ये सभी तीन सरकारें मानती हैं कि राज्यपाल असंवैधानिक तरीके से काम करते हैं और राज्य सरकार के कामकाज में दखल देते हैं। राज्य सरकारों और राज्यपाल के बीच टकराव की ये जो तस्वीर आज आप देख रहे हैं, ये नई नहीं है, पुरानी है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक सबसे बड़ी बहस का मुद्दा यह है कि राज्यपाल के और राज्य सरकार के बीच में टकराव की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब विचारधाराएं अलग होती हैं। और आज जो टकराव की स्थिति दिख रही है उसमें यह टकराव उन राज्यों में जहां ज्यादा है, वो सभी राज्य ऐसे हैं जहां पर गैर बीजेपी की सरकार है। तो क्या यही वजह है जिसकी वजह से राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में मतभेद और मनभेद बना हुआ है? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आपस में ऐसे युद्ध लेकर खड़े हैं जो कि दिन ब दिन तीखी होती जा रही है। इसके विवाद पर हम आपके सामने कई बार अपनी प्रस्तुति रख चुके हैं। एक बार फिर संक्षेप में आपको बता देते हैं। यह विवाद है विश्वविद्यालय में चांसलर की नियुक्ति को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, और इस पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। राज्यपाल के खिलाफ अध्यादेश लाने की तैयारी में केरल की सरकार है, जो कि राज्यपाल से यह अधिकार छीनना चाहती है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल के प्लेजर पर हो। विश्वविद्यालय के चांसलर को पदों से हटाने की कोशिश राज्यपाल ने की है, क्योंकि उनका मानना है कि सभी 11 कुलपति ऐसे हैं जो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे। राज्यपाल की जगह किसी विशेषज्ञ को नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है, जो कि वाइस चांसलर्स की नियुक्ति और उनके कामकाज को देखेंगे। इस पूरे मामले पर केरल सरकार विधानसभा के अगले सत्र में अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी कर रही है। अगर यह अध्यादेश लाया जाता है तो इससे केंद्र और राज्य सरकार के बीच के जो संबंध है उसके दरार और ज्यादा मुखर होते दिखाई देंगे। तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन के बीच में घमासान अब और तेज होता जा रहा है। केसीआर सरकार पर राज्यपाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्यपाल तमिलिसाई ने फोन टैपिंग का शक जाहिर किया है, जो अपने आप में बहुत ही गंभीर आरोप है। उनका कहना है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और राज्य में अलोकतांत्रिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्यपाल का कहना है कि उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जो कि राज्य सरकार पर एक बहुत बड़ा आरोप है। राज्य सरकार पर विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में राजभवन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।
राज्यपाल ने तो यहां तक कह दिया है कि टीआरएस के सभी आरोप झूठे हैं और राज्यपाल का यह काम नहीं है कि विधायकों के खरीद फरोख्त में वो शामिल हो। वहीं तमिलनाडु में तमिल सरकार मौजूदा राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। अब यहां पर क्या विवाद है, यह भी जानना आपके लिए आवश्यक है। सत्तारूढ़ डीएमके ने राष्ट्रपति मुर्मू को ज्ञापन सौंपा है। राज्यपाल के लंबित विधायकों की लिस्ट भी सौंपी गई है। राज्यपाल रवि को उनके पद से हटाने की मांग अब डीएमके की सरकार कर रही है। डीएमके की सरकार का आरोप है कि राज्यपाल सांप्रदायिक नफरत फैला रहे हैं। जरा आप सोचिए, एक राज्यपाल क्या अपने संवैधानिक ओहदे पर रहकर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं? जाहिर सी बात है, नहीं। लेकिन चूंकि राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में तनातनी का माहौल है, इस तरह से आरोप और प्रत्यारोप बड़े होते चले जा रहे हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि राज्यपाल और केंद्र सरकार के नुमाइंदे के तौर पर काम करने का उसका काम होता है। ये क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है जो कि हमारे संवैधानिक ढांचे का मूल आधार है। जिस तरह से केंद्र सरकार प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्टिंग देती है, वैसे ही राज्य सरकार की रिपोर्टिंग राज्यपाल के पास होती है। लेकिन जब जब राज्यों में केंद्र के विमुख सरकारें होती हैं, ऐसी सरकारें आमतौर पर राज्यपाल को केंद्र का एजेंट मानती है और ऐसे में ही टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका हालिया और बड़ा एग्जाम्पल हमने पश्चिम बंगाल में देखा, जहां ममता बनर्जी ने उस वक्त के राज्यपाल धनखड़ को केंद्र का एजेंट कई बार करार दिया। यहां तक कि ममता बनर्जी ने तो मौजूद उस वक्त के राज्यपाल धनखड़ को बीजेपी का एजेंट करार दिया था। राज्यपाल और केंद्र सरकार के साथ समन्वय आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे तमाम विधेयक हैं जो राज्य सरकार के द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल को भेजे जाते हैं और राज्यपाल उसके लिए मशवरा केंद्र सरकार से करते हैं, खास करके गृह मंत्रालय से। ऐसे में यह विरोध लगातार बना रहता है। ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर एक के बाद एक विरोध की स्थिति है, चाहे पंजाब की बात करें, झारखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, यहां तक कि महाराष्ट्र की पहले की सरकार की बात करें, जहां पर राज्यपाल के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भारतीय सैनिकों को यह कहना पड़ा कि आप लद्दाख और तमाम इलाके में अपनी सतर्कता बहाल रखिए, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, भले ही तापमान -40 डिग्री हो, इसके बावजूद भारतीय फौज को अपना मनोबल ही नहीं, अपनी तैयारी को भी पूरा रखना चाहिए। भारत ने अपनी सेना की तारीफ तो की, लेकिन पड़ोसियों को मिर्ची भी लगी। भारत ने अपनी हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए ये सारी बातें कही। रक्षा मंत्री के ये बयान आज साबित कर रहे हैं कि किस तरह से भारत को चौकस रहना चाहिए। रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के सामने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि विशेष सम्मेलन में कि सेना की न सिर्फ तारीफ की गई है, बल्कि राष्ट्रीय समृद्धता सुनिश्चित करने के लिए सेना को हमेशा तत्पर भी रहना चाहिए और उसकी तैयारी भी हमेशा चरम पर होनी चाहिए। सेना के शीर्ष कमांडरों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आर्मी देश का सबसे भरोसेमंद संगठन है। सही मायने में देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में भारतीय सेना की कार्रवाई सराहनीय है। जवानों को सर्वश्रेष्ठ हथियार, उपकरण और अन्य साजो सामान उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इसे बखूबी निभा रही है। रक्षा मंत्री ने जहां जवानों को तैयार रहने के लिए और अपने हौसले को बुलंद रखने के लिए कहा, वहीं दूसरी तरफ एक और बात सामने निकल कर आई है और वो ये कि चीन के तानाशाह ने तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद दुनिया को युद्ध की धमकी दे डाली है। दरअसल सीएमसी के निरीक्षण के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया ऐसे बदलाव से गुजर रही है जो कि पिछली एक सदी में नहीं देखा गया। चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा में अस्थिरता और अनिश्चितता बढ़ रही है और उसके सैन्य कार्य कठिन बने हुए हैं। पूरी सेना को युद्ध की तैयारी के लिए, युद्ध लड़ने और जीतने की क्षमता बढ़ाने के लिए और अपने मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा समर्पित करनी चाहिए। लगातार तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद
शी जिनपिंग अब दुनिया पर अपना वर्चस्व साबित करना चाहते हैं। चीन में शी जिनपिंग कितने ताकतवर नेता हैं, इसका उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। शी जिनपिंग ने चीन के 3 शक्तिशाली पदों को ग्रहण किया हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माफ कीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख हैं, आर्मी चीफ भी हैं और इसके साथ साथ देश के राष्ट्रपति भी हैं। यह सब हासिल करने के लिए शी जिनपिंग ने पार्टी के संस्थापक माओ त्से-तुंग के अलावा अपने आप को एकमात्र नेता के तौर पर प्रदर्शित किया है। लेकिन क्या चीन ताइवान या अमेरिका के साथ साथ भारत को भी धमकी दे रहा है? क्योंकि चीन को विस्तारवाद से सिर्फ भारत ही रोक सकता है। क्योंकि इस सर्दी के मौसम में भारत ही है जो चीन के खिलाफ मजबूती से लद्दाख में खड़ा हुआ है। भारत के जवान चीन की सेना को माकूल जवाब दे रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत ने चीन की हरकतों का जो जवाब दिया था, उससे भी शी जिनपिंग की सारी दुनिया में बदनामी हुई थी। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और भारतीय सैनिकों ने चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। एलएसी पर भारत और चीन के बीच कई सालों के विवाद लगातार चल रहे हैं। विवादित 12 जगहों पर ऐसी जगह मानी गई है जहां पर भारत और चीन बार बार एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। बातचीत के बाद दोनों सेनाएं कई बार पीछे भी हट जाती हैं। सितंबर में भारत और चीन के बीच 16वें दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों की सीमाएं गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने के लिए राजी हुई हैं। भारत चीन को माकूल जवाब देता रहा है, जिसकी वजह से चीन भारत से डरता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय सेना को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। तलवार जहां खोलने की जरूरत होती है, हमारे देश की सेना के जवान उन सीमाओं पर जरूरत पड़ती है तो तलवार खोलने में भी संकोच नहीं करते। तलवार का मतलब सिंबॉलिक है। तलवार सिंबॉलिक है, यानी बंदूक चलाने की जरूरत हुई बंदूक चलाएंगे, राइफल चलाएंगे, टैंक चलाने की जरूरत हुई टैंक चलाएंगे, हाथापाई करने की जरूरत हुई तो हाथापाई करने में भी वो पीछे नहीं है। भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने रक्षा बजट में पहले से कहीं ज्यादा इजाफा कर दिया है। सेनाओं के लिए अच्छे और अत्याधुनिक हथियार खरीदे जा रहे हैं। चीन की सेना चाहे तो भारत से ज्यादा भले वो है, लेकिन युद्ध का अनुभव उसे नहीं है। भारतीय सेना के पास अलग अलग परिस्थितियों से निपटने का बहुत अच्छा अनुभव है। इसलिए हमारी तरफ चीन आंख उठाकर देखने की हिमाकत भी नहीं कर सकता। ताइवान को अब चीन निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि चीन ताइवान का विवाद क्या है। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन तट से करीब 160 किलोमीटर दूर है। चीन अपने ताइवान को अपने क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा मानता है। ताइवान खुद को अलग देश भी मानता है। चीन ताइवान को अपने से मिलने की धमकी देता रहता है और चीन दूसरे देशों के साथ ताइवान के राजनीतिक संबंध को भी पूरे तरीके से इनकारता है। ताइवान की जनसंख्या लगभग 23 मिलियन की है और ताइवान का अपना ही संविधान भी है। यहां लोगों की चुनी हुई सरकार है। चीन और ताइवान में 74 साल का विवाद चल रहा है। लेकिन चीन ने ताइवान पर हमला करने का अगर मन बनाया तो निश्चित तौर पर इस संघर्ष में अमेरिका भी शामिल हो जाएगा। अमेरिका ताइवान को अपनी रक्षा के लिए हथियार भी मुहैया करा रहा है। जापान ताइवान के सबसे करीबी देशों में से माना जाता है और अमेरिका का साझेदार भी है। चीन का पूर्व ईस्टर्न सी जापान के क्षेत्रीय विवाद का एक हिस्सा है। इसके लिए जापान भी चीन के खिलाफ खड़ा हो सकता है और अमेरिका की तरफ से चीन का मुकाबला कर सकता है। परमाणु क्षमता से लैस बॉम्बर्स को ऑस्ट्रेलिया में तैनात करने का ऐलान भी किया जा सकता है और अगर युद्ध जैसी परिस्थिति हो तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान, अमेरिका ये सब मिलकर चीन के खिलाफ एक जॉइंट फ्रंट सामने रख सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह विश्व का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध होगा, क्योंकि भारत चीन का साथ नहीं देगा, तटस्थ रहेगा और ऐसे में
चीन अकेला पड़ जाएगा। दरअसल शी जिनपिंग अपनी इस सेना को 2027 तक अमेरिका की सेना की जितना ताकतवर बनाना चाहता है, ताकि दुनिया की महाशक्ति बन सके, इसलिए खास करके रोबोटिक्स के क्षेत्र में। और अब ऐसा लगता है कि जो बातें हमने सपने में भी नहीं सोची, वो बहुत जल्द हकीकत बनने जा रही है। जैसे कि रोबोटिक्स का इतना जबरदस्त तरीके से तरक्की होना कि रोबोट्स इंसान की तरह न सिर्फ बातचीत कर सकें, बल्कि चल सकें, आसपास घूम फिर सकें, इंसानों का ख्याल रख सकें। ब्रिटेन की एक रोबोटिक्स कंपनी है जिसने एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है जो कि सब कुछ करने में सक्षम है। इस फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट को अमेका का नाम दिया गया है। अब इसकी खासियत क्या है, यह आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। अमेका आंख में आंख मिलाकर बात कर सकेगी। उसकी आंखों में कैमरा लगा हुआ है जिसके जरिए वो अपने पूरे एक्सप्रेशंस और फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ बातचीत करते दिखाई देगी। उसके पास ये काबिलियत होगी कि वो एक सामान्य पुरुष या महिला की तरह चल फिर सके। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका जैसे रोबोट्स के जरिए वो तमाम बुजुर्ग जो आज ब्रिटेन और दुनिया के कोने कोने में हैं, जो अकेले रहते हैं, जो अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं, उनके साथ एक ह्यूमनॉइड होगा जो कि उनके बुजुर्ग अवस्था में उनके लिए मददगार साबित होगा। ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स किसी नर्स से कहीं ज्यादा फायदेमंद इसलिए होंगे क्योंकि नर्स के काम करने की एक तय सीमा हो। ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स हर तरह का काम कर पाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बातचीत कर पाएंगे। इनके दिमाग को, या यूं कहें कि इनके मेंटल सर्किट को इतना विकसित किया जा रहा है कि ये लोगों के साथ बैठकर चेस या तरह तरह के गेम्स खेल सकते हैं, पार्टिसिपेटिव कन्वर्सेशन कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपकी बातों को सुनकर समझने का एक बड़ा अच्छा स्वांग भी रख सकते हैं। एक जरूरत पड़ती है साहब, एक उम्र के बाद जब आप चाहते हैं कि कोई आदमी आपकी बातों को सुने, तो एक सुनने वाला भी तो व्यक्ति चाहिए। अकेलापन तभी तो होता है जब कोई सुनने वाला ना हो और आप खुद घुलते चले जाते हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट्स की जरिए इस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अमेरिका फिलहाल तो चलने फिरने की तैयारी कर रही है, उसके पैर अभी तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग लोगों से जिस तरह की बातें उसने की हैं, यह बताता है कि अमेरिका ब्रिटेन की शायद पहली ऐसी रोबोट होगी जो कि हर तरह के सवाल देने में सक्षम हो। अमेरिका से जब पूछा गया कि तुम्हारा पसंदीदा महीना कौन सा है, तो इसका जवाब उसने दिया कि साल के महीना चुनने के लिए कहा जाए तो मैं अक्टूबर सबसे पहले चुनूंगी क्योंकि मुझे ठंडा तापमान पसंद है। देखिए, एक बहुत नेचुरल ह्यूमन फीलिंग है जो एक रोबोट में डाली गई है, जो एक आदमी से बातचीत करते समय इसे आपके सामने प्रदर्शित कर रही है। आज पूरी दुनिया में जब भी आप जाइए तो हर कोई इस गुलाबी ठंड को बड़ा मिस करता है। एक ह्यूमनॉइड रोबोट का इस्तेमाल करके जब इस तरह की बातें आपके सामने आएंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। जब अमेरिका से दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या रोबोट के पांव तैयार किए जा रहे हैं, जिस पर अमेरिका ने जवाब दिया कि मेरे पैर वायरन रोबोट के पैर के डिजाइन पर आधारित होंगे, इसलिए मैं ज्यादा एनर्जी खर्च किए बिना चल सकूंगा। यानी कि एक बहुत ही संतुलित तरीके से अमेरिका एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह बातचीत कर रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, इसका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। कई ऐसी फिल्में आपने देखी हैं, खास करके हॉलीवुड की, जिसमें बताया गया कि दुनिया भविष्य में किस तरह से ह्यूमनॉइड रोबोट्स के आधार पर चलेगी, और ये वास्तविकता बनने में बहुत वक्त नहीं लगने वाला सा। हो सकता है कि अगले 10 साल के भीतर हम और आप ह्यूमनॉइड रोबोट से रोज दिन बात करते हुए दिखाई दें। एलन मस्क ने भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। टेस्ला का ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये पहियों पर चलता है। जापान में भी इस पर काफी शोध हो रहा है। वहां पर इंसानी चेहरे वाले रोबोट्स बनाए जा रहे हैं और वो बार्स में और अन्य जगहों पर लोगों को खाना और तमाम तरह की चीजें सर्व करते हैं। आजकल बार टेंडिंग बड़े पैमाने पर रोबोट्स कर रहे हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, जो कि जबरदस्त है। इसके साथ साथ ये रोबोट्स हर तरह के काम को करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो ये वक्त दूर नहीं है जब रोबोट्स पूरे
और आइए एक ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की बात करते हैं जिसकी चर्चा हमने आपसे पहले की। क्वीन क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा इजिप्ट की एक ऐसी महारानी रही जिनके बारे में दुनिया का हर कोई यह जानना चाहता है कि उनके बारे में चर्चित दंत कथाएं क्या अपने आप में सही हैं। मसलन क्लियोपैट्रा सीजर के जमाने की हैं, रोमन किंग सीजर। उनके बारे में इस तरह की दंत कथाएं हैं कि वो इतनी खूबसूरत थीं कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकती। जिस पर हाथ रख दें उसका दिल उनके कब्जे में आ जाता था, इतनी जबरदस्त उनकी खूबसूरती थी। इसके साथ साथ उनकी अदाओं की भी चर्चा बहुत जबरदस्त होती है, खास करके जब आप रोमन लिटरेचर को पढ़ें तो उसमें क्लियोपैट्रा का एक पूरा अलग ही अध्याय है जिसके बारे में आप क्लियोपैट्रा के बारे में अनगिनत दंत कथाएं पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कि बताया जाता है कि क्लियोपैट्रा अपनी खूबसूरती को बहाल रखने के लिए कई तरह के यत्न करती थी। जादू टोने की बात भी उनके साथ निकल कर आती है। लेकिन क्लियोपैट्रा की चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं आपके सामने? दरअसल क्लियोपैट्रा का कब्र के पाए जाने के बाद से क्लियोपैट्रा एक बार फिर से सुर्खियां बटोर रही है। तो पिसीरिया मैगन मंदिर के नीचे क्लियोपैट्रा का मकबरा मिला है और इसके महान मकबरे के 43 फीट नीचे एक सुरंग मिला है और एक मकबरा जो कि 6 फीट ऊंचा है। जिस सुरंग से यहां तक पहुंचना है, इस सुरंग की लंबाई 1300 मीटर यानी कि 1.3 किलोमीटर है। इस मकबरे की उम्र तकरीबन 450 साल पुरानी बताई जा रही है। मिस्र की इस साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट बीते 10 सालों से खुदाई कर रहे थे और यह पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्लियोपैट्रा का कोई अवशेष मिल पाएगा। ऐसा बताया जाता है कि मिस्र में 365 एडी यानी कि ईसा के 365 साल बाद एक बहुत तेज भूकंप आया था जिसकी वजह से क्लियोपैट्रा का मकबरा ध्वस्त हो गया था। उसके बाद से इसे खोजने की लगातार कोशिशें होती रही हैं। अगर यह पुष्ट हो जाता है कि जो मकबरा मिला है यह क्वीन क्लियोपैट्रा का ही है तो यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा अभी तक की डिस्कवरी के तौर पर माना जाएगा। क्लियोपैट्रा को दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी होने का खिताब इसलिए मिला क्योंकि उनके बारे में तरह तरह की बातें हैं साहब। ऐसा माना जाता है कि रोमन किंग सीजर अपने जमाने के बहुत ही जबरदस्त योद्धा हुआ करते थे और उनको ब्रूटस ने मार गिराया था। ब्रूटस क्लियोपैट्रा के साथ मिलकर उसके संबंधों पर तरह तरह की उसकी कहानियां हैं। दंत कथा तो यहां तक कहती है कि सीजर और क्लियोपैट्रा के बीच में भी संबंध थे और जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा के संबंधों की वजह से एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसे आगे चलकर रोमन एम्पायर को संभालना था और इसके लिए क्लियोपैट्रा ने हर तरह का यत्न किया था लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। क्लियोपैट्रा और ब्रूटस के बीच में भी संबंधों की बातें कही जाती हैं। ऐसा माना जाता है उस वक्त के जो सामाजिक ताने बाने के आधार पर क्लियोपैट्रा के संबंध कई तरह के पुरुषों के साथ थे, लेकिन जो सबसे चर्चित बात है वो क्लियोपैट्रा के बारे में यही है कि वो विलासिता की देवी मानी जाती है। न सिर्फ वो बहुत जबरदस्त खूबसूरत थी बल्कि उनकी मौत भी अलग अलग तरीके से बयां की गई है। जैसे कि क्लियोपैट्रा के बारे में यह चर्चित है कि क्लियोपैट्रा ने 51 एडी से लेकर 30 एडी यानी कि तकरीबन 19 साल तक इजिप्ट यानी कि मिस्र पर राज किया और अपने इस राजपाट के दौरान वो सिर्फ 39 साल की थी जब उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु को लेकर भी तरह तरह के रहस्य हैं। क्लियोपैट्रा की मृत्यु के बाद मिस्र का साम्राज्य रोमन साम्राज्य में विलय कर दिया गया था और तब से क्लियोपैट्रा की खूबसूरती और उनके तमाम तरह के अन्य पक्षों के बारे में जांच होती रही। यह भी बताया गया है कि अपने आप को सुंदर रखने के लिए वो रक्त का भी इस्तेमाल करती थी। इस तरह की कई दंत कथाएं हैं जो कि आज चर्चित हैं। क्लियोपैट्रा की कई तरह की स्टैच्यूज यानी कि मूर्तियां हैं जो कि इजिप्ट के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई हैं। उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि तमाम अन्य मूर्तियां या कलाकृतियों के बिल्कुल भिन्न क्लियोपैट्रा की मूर्तियां आकृति दिखाई देती है
उस वक्त की छपी हुई कई तरह के कॉइन्स भी हैं जिनके ऊपर उनकी तस्वीर उकेरी गई है। उनके गहनों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि लोग क्लियोपैट्रा की ताबूत की या फिर उनके मकबरे की इसलिए खोज करना चाहते हैं ताकि उसमें बहुत सोना छिपा होने की बात कही जाती है। इस तरह की कई दंत कथाएं हैं। तो अब यह तय हो पाएगा कि ये जो कब्र मिला है ये अपने आप में क्लियोपैट्रा का कब्र है या नहीं, और अगर ये क्लियोपैट्रा का कब्र है तो फिर ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोज होगी। हमने आपसे ट्विटर पर यह सवाल पूछा था, क्या राज्यपाल और सरकार का विवाद संघीय व्यवस्था के लिए चुनौती है? हमारे 100% दर्शकों ने जवाब में लिखा कि हां, यह संघीय व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हमें भी ऐसा ही लगता है कि राज्य सरकारें जब राज्यपाल को अपना दुश्मन मानने लगे तो ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। आपने अपना जवाब हमें भेजा, इसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। और मिस्टर एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए भारत 24। धन्यवाद।